बोला सबका बोल। आ जाएंगे। मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती पर सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। आप सबको आज की इस पत्रकार वार्ता के बारे में हल्का सा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे बीच में मेरठ के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हैं, अवध ओझा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आईएएस की कोचिंग चलाते हैं और साथ ही साथ पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी हमारा ये संकल्प शिविर आयोजित हो रहा है उसमें अवध ओझा जी लोगों के बीच में जाके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का, प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत के अध्यक्ष सोमेन ढाका जी हैं, जो बार एसोसिएशन बागपत के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, दिलीप पांडे जी जो चीफ विप रहे हैं दिल्ली विधानसभा के, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन को गति देने के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद बाल्यान जी हमारे मुजफ्फरनगर के जिले के अध्यक्ष, मनीष जी भी हैं जो हमारे महासचिव हैं। ये तो इंट्रोडक्शन। ये संकल्प शिविर करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का उद्देश्य है। एक ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो वैचारिक रूप से प्रशिक्षित हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो और सेवा और संघर्ष जो हमारा संकल्प है उस विचारधारा को गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। और इसका 3 तरीका हमने खोजा है। नंबर 1, वैचारिक गोष्ठियां करके, सदस्यता अभियान चला के गांव-गांव में लोगों को जोड़ना। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करना। और नंबर 3, अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में, रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें श्रमदान है, वृक्षारोपण है, रक्तदान है, ऐसे तमाम रचनात्मक कार्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाएगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज अवध ओझा जी ने और रमेश मोहन जी ने, जिनका 2 लोगों का सत्र अभी तक हुआ है, और उसके पहले सोमेन जी ने संगठन के बारे में और देश के महापुरुषों का क्या योगदान है, बाबा साहब से लेके और जो हमारे तमाम महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस तरह से भारत का संविधान बनाया और क्या सपना इस देश के लिए देखा, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात बताई। शिक्षा के महत्व को आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है और हमारे लिए प्रमुख एजेंडे के रूप में शिक्षा हमेशा से रहा है। तो अब इस शिक्षा के अभियान को हमें उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि अभी 8वीं तक जो आंकड़ा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा से 13 लाख बच्चे वंचित हो गए। 13 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों की शिक्षा से। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 30% बिजली के दाम बढ़ गए। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था जहां पे हम फ्री बिजली लोगों को देते थे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हर 3 महीने 4 महीने के बाद 10% 20% बिजली का दाम बढ़ जाता है। घंटों घंटे बिजली की कटौती होती है। रोजगार मांगने पे लाठियां चलती हैं। गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं जाता, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान प्रभावित होता है। गन्ने का मूल्य मांगने पे उनको लाठियां मिलती हैं। तो किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें महंगाई से दुखी, बच्चे शिक्षा से वंचित, नौजवान रोजगार से वंचित। और इन सब के बीच जो जीएसटी की मार है, व्यापारियों को भी पता नहीं चलता कब किस चीज पे कितनी जीएसटी बढ़ जा रही है। उनका व्यापार भी करना एक मुश्किल का काम बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के इन तमाम मुद्दों पर
आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगी और मौजूदा जो परिस्थितियां देश की हैं उसको लेके भी हम लोग अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि एक बहुत सुनहरा अवसर भारत के प्रधानमंत्री के पास था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर सकते थे, हम पीओके को वापस ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो मौका गंवा दिया। एक बहुत अच्छा मौका था कि हम पाकिस्तान के नक्शे को बदल सकते थे, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका भारत के प्रधानमंत्री ने गंवा दिया। और इसके पीछे कोई और कारण नहीं। जो बात ट्रंप कह रहा है और मोदी जी चुप है, वो बहुत गंभीर है कि ट्रंप ने कहा हमने दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी दी और आपस की लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, ट्रंप का कोई व्यापार पाकिस्तान से तो है नहीं, वो तो खुद खाने के लिए तरस रहा है। उसका जो व्यापार है हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ व्यापार है का मतलब है आपके दोस्त अडानी के साथ व्यापार। तो क्या आपने अडानी के व्यापार को सुरक्षा देने के लिए क्या आपने इस देश के ऊपर सीज फायर थोपा? क्योंकि सीज फायर, याद रखिएगा, भारत ने घोषित नहीं किया, पहले अमेरिका ने घोषित किया, ट्रंप ने घोषित किया सीज फायर। उसके बाद भारत की सरकार ने, मोदी जी ने उनके सीज फायर को मान लिया। क्यों मान लिया आपने? प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कहा, पाकिस्तान के लोगों ने कहा आगे आतंकी दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, और हम मान गए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे थे, वो भी तो आतंकवादियों से हाथ जोड़ रही थी। उनकी बात तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मानी, और आप पाकिस्तान की बात मान गए। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों का संरक्षक है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद, अजहर मसूद, लश्कर तैयबा जैसे तमाम संगठनों के गढ़ हैं, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जिसने अमेरिका तक में हजारों लोगों को मारा और बाद में उसामा बिन लादेन वहां पे पकड़ा गया, मारा गया। तो आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और कहां है वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े और जिनके लिए ये ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया? तो ये सीज फायर की घोषणा भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी का एक धोखा है। और इसलिए पीओके वापस लो का जो नारा हमारा रहा है इस देश के एक हिंदुस्तानी का, उस नारे के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। हम उत्तर प्रदेश में भी इसको लेके अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी अभी संसदीय दल भेज रहे हैं 53 देशों में। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत की आपने, लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब पुलवामा हुआ, जब हमारे जवान शहीद हुए, तो आपने संसदीय दल विदेशों में क्यों नहीं भेजा? जब उरी की घटना हुई तो आपने संसदीय दल विदेशों में क्यों नहीं भेजा? जब गलवान घाटी हुआ, हमारे शहीदों की शहादत हुई, हमारे जवानों की शहादत हुई, आपने संसदीय दल को विदेशों में क्यों नहीं भेजा? आप दुनिया के 73 देशों में कपड़ा बदल बदल के, सूट बदल बदल के दिन रात घूम रहे हैं, और एक भी देश आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। और इसके आंकड़े मौजूद हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री यात्रा करने गए, वहां अडानी को ठेका मिला। जिस देश में यात्रा करने गए, वहां अडानी को ठेका मिला। आप अपने दोस्त को ठेका दिलाने के लिए देश के हितों को गिरवी रख रहे हैं। ये बात हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मोटे मोटे तौर पे राष्ट्रीय विषय, राज्य के विषय और इस पश्चिमी प्रांत के विषय को लेके आज के सम्मेलन में पूरी चर्चा भी होगी, और अंत में प्रस्ताव भी कुछ बिंदुओं पे पास किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। अभी मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सांसद जी, ये बताइए, आप शिविर लगा रहे हैं और कई बातें आपने बोली हैं, शिक्षा को लेकर बोली है, तो अब आने वाले समय में 2026 में पंचायत का चुनाव होगा, 27 में विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरीके से आपकी पूरी तैयारी है, और क्या आगे जाके हम यूपी में आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन देख सकते हैं? देखिए, ये जो
प्रशिक्षण का अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसके बाद गांव-गांव में संगठन निर्माण और आगे रैली सभाओं का भी आयोजन हम लोग करेंगे। और जो पहला मकसद है हमारा, आपने ठीक कहा, जिला पंचायत और पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं 2026 में, पहला लक्ष्य अभी हम लोग वही रख रहे हैं कि पूरे यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी जिला पंचायत के और पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ हिस्सा लेगी। और उसके बाद हम आगे की रणनीति के बारे में, आगे के चुनाव में क्या करना है वो करना। क्या अकेले लड़ेंगे जिला पंचायत का भी चुनाव? जिला पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे। विधानसभा आप सोचेंगे, विचार करेंगे? जब पंचायत के बाद, पंचायत चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और उसके बाद फैसला। दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अभी सारे देश का ध्यान भटकाने के लिए क्या किया इनके एक मंत्री विजय शाह ने, भारत की सेना की बहादुर बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है। अब आतंकवादियों की बहन कौन निकली? ज्योति मल्होत्रा, जो बीजेपी की समर्थक है, वो आतंकवादियों की बहन निकली। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रोफेसर अली खान को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूछा गया, भैया क्यों डाल दिया? कहने लगे, साहब डाल दिया। काहे डाल दिया? इसने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी है। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पकड़ के डाल दिया। अभी आज पता चला कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कभी मुसलमानों पे बुलडोजर चला के, कभी उन लोगों को गिरफ्तार करके, कभी वक्फ बिल लाके आप देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी के सगे नहीं है। किसी हिंदू के दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं है। अगर इस देश में बेरोजगारी की मार झेल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है। महंगाई की मार झेल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है। टूटी सड़कों पे, टूटे पुल पे अगर चल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू उस समस्या को झेल रहा है। रेलवे स्टेशन 4 महीने में उखड़ गया। आपने उड़ता हवाई जहाज सुना होगा, मोदी जी के राज में उड़ता रेलवे स्टेशन आ गया है। 4 महीने में रेलवे स्टेशन उड़ गया उद्घाटन के बाद। तो भैया, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। आप जितनी बदहाली इस देश की कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार तो हिंदू झेल रहा है। ये किसान जिनको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसमें ज्यादातर तो हिंदू है। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे, बुलडोजर चलाने के नाम पे, वक्फ का कानून लाके उनके जमीन पे कब्जा करने के नाम पे आप नुकसान तो बड़े आबादी का कर रहे हैं ना, देश का कर रहे हैं। और ये सब अब ड्रामे बंद कीजिए। इस संकट के वक्त में हमने देख लिया, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के मुद्दे पे एक साथ खड़ा रहा, पहलगाम के मुद्दे पे एक साथ खड़ा रहा। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जब वक्फ का बिल आया, 232 वोट लोकसभा में पड़े, सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब उसमें हिंदू सिख ईसाई थे। 95 वोट राज्यसभा में पड़े वक्फ बिल के खिलाफ, सिर्फ 5-6 मुसलमान थे, बाकी सब वहां पे हिंदू और सिख और ईसाई थे। ये सेकुलर कंट्री है, मोदी जी की वजह से नहीं। ये सेकुलर कंट्री है अपनी जहनियत की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपने आचरण की वजह से, अपने सोच की वजह से। है तो बगल में पाकिस्तान, जाके देख लो हालत। वहां तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वहां तो क्या हो रहा है? मस्जिदों में बम चढ़ रहे हैं, दरगाहों में बम चल रहे हैं, बच्चों को मार के उड़ा दे रहे हैं। तो ये देश, इस देश की जो खूबसूरती है, हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए जो आपने कहा, बुलडोजर की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति, इससे इस देश को कुछ हासिल नहीं। मेरा सवाल, दिल्ली में जो बुलडोजर चले उसको नहीं करते। हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं भैया इनसे, चाहे दिल्ली में बुलडोजर चले, चाहे यूपी में बुलडोजर चले। और ये बुलडोजर चलाते हैं, और बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो अयोध्या में भी चलता है, और छतरपुर में भी चलता है, और दिल्ली में भी चलता है, और मेरठ में भी चलता है। तो किसी का सगा नहीं। सांसद जी, आपने अभी विजय शाह की बात करी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल, वो व्योमिका सिंह की जाति बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो पूरा पाकिस्तान पर हमला करा है वो पीडीए के कर्मी थे, सेना के जो भी अधिकारी थे, वो पीडीए से कहीं ना कहीं उस चीज को जोड़ रहे हैं। इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे विक्रम मिश्री की जात नहीं पता, तो विक्रम मिश्री को क्यों गालियां दिया?
हिमांशी नरवाल को क्यों गालियां दिया बीजेपी के ट्रोल ने? आप मुझे बताइए। मुझे गालियां देते हैं, मुझे भी गालियां देते हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है, जो लगता है कि देश में एकता की, भाईचारे की, सबको साथ ले चलने की बात कर रहा है, उसको सबको गाली देते हैं ये लोग। तो प्रोफेसर साहब विस्तृत रूप से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जातियों तक सीमित मामला नहीं है। इनके खिलाफ जो भी बोलता है सबको ये लोग गाली देते हैं, या जिसकी भी बात इनको पसंद नहीं आती उसको ये लोग गाली देते हैं। मैं तो राम गोपाल यादव की बात मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर राम गोपाल जी की बात आप कर रहे हैं। जो डेलीगेशन विदेशों में जा रहा है, इससे क्या हासिल लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रयास इनको पहले करना चाहिए था ना। पुलवामा हुआ इस देश में, उरी की घटना हुई, गलवान घाटी की घटना हुई, तब इनको विपक्ष के संसदीय दल की याद नहीं आई। मैं तो प्रधानमंत्री, मैं इसके प्रयास की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन आपको लगा कि 3 बार सूट बदल लेने से और विदेशों में जाके मोदी 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 हाहाकार मचाने से उससे बहुत बड़ी आपकी विदेश नीति सफल हो जाएगी। आपने देख लिया ना, अभी जब पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही थी, एक देश आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। अरे भैया, नेपाल तक नहीं खड़ा हुआ आपके लिए। वो एक राष्ट्रपति कौन सा था, न्यू पपुआ गिनी वाला भी नहीं खड़ा हुआ मोदी जी के लिए। कम से कम वही खड़ा हो गया होता, पपुआ गिनी, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तब 3-3 बार सूट पहन के और जाके वहां शेखों से मिल रहे हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई। एक भी खड़े हुए आपके लिए? कोई खड़ा हुआ? नेपाल नहीं खड़ा हुआ, भूटान नहीं खड़ा हुआ, श्रीलंका नहीं खड़ा हुआ, मालदीव नहीं खड़ा हुआ। जिन शेखों के साथ आपके भतीजों का व्यापार है वो भी नहीं खड़े हुए। भतीजों का व्यापार है मोदी जी के शेखों के साथ, नहीं खड़े हुए। सांसद जी, आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव में क्या आप सभी सीटों की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, बड़बोलेपन की मेरी आदत नहीं। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव हमारा पहला लक्ष्य है और उसके हिसाब से हम अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं। और उस चुनाव के परिणाम के बाद हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके साथ बैठ के हम लोग फैसला लेंगे आगे के चुनाव में क्या करना है। अभी हमारा जो फोकस है वो इतना ही है।